Hi everyone, welcome back to my channel Explore Economics with Gautam Narang. Today we're going to do another chapter of macroeconomics. Actually, we're going to do one formula of macroeconomics. In my previous video, we did value added, and this time we're going to do income method. I'm trying something different this time. Last time मैं अलग से कर रहा था, इस पर थोड़ा अलग वीडियो है. देखिए आप लोगों को पसंद आती है तो लेट मी नो, ठीक है. आई होप आपको पसंद आएगी वैसे, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैं शुरू करूं उससे पहले एक काम करते हैं. मेरे एक स्टूडेंट ने जो 100 इकोनॉमिक्स में स्कोर किया था, उसने एक मेरी वीडियो बनाई है रिव्यू की. प्लीज वो देख के आइए. Hello students, Shubham this side. I am an ex-student of Guru Nanak Public School. Students, I have scored 100 on 100 in economics under the guidance of Gautam sir. So here is my mark sheet. Students, if you also want to score 100 on 100 in economics, so please go subscribe the channel of Gautam sir, that is Exploring Economics by Gautam Narang. चलिए शुरू करते हैं. आज हम करेंगे इनकम मेथड, ठीक है. अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक इसके एंड में भी आएगा, प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दे दूंगा, ठीक है. शुरू करते हैं. तो वी हैव मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये हमारे चैप्टर का नाम है. देन वी आर डूइंग इज देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. वन इज वैल्यू एडेड, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं अगेन. Then we have income method and then we have expenditure method. Expenditure method की next video बनेगी. It will be out very soon. आप ये देखिए, अपने फ्रेंड्स को रेफर करिए. प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एकदम एंड तक मैं पूरे बताता रहूंगा आपको कि क्या क्या चीजें कैसे ट्विस्ट करके क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं. देखिए, इनकम मेथड में वी गेट एनडीपी एट एफसी, जबकि नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी. तो वी गेट एनडीपी एट एफसी और नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी. तो हम एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे. वो कन्वर्जन अगेन मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, देखिए उसको भी प्लीज. इन दिस मेथड ऑल द इनकम्स दैट accrue to the factors of production by the way of wages, profits, rent and interest etc. are summed up to obtain the national income. हम इस मेथड में जितनी भी इनकम लोग कमाते हैं उसको एड अप करते हैं. देखिए 3 मेथड्स है क्यों, पहले तो ये समझिए. पहला मेथड है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट को बनाया है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो उसकी वैल्यू को हम ऐड करेंगे. दूसरा मेथड हम मतलब प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि हम देखते हैं भैया देश में जितनी भी चीजें बन रही हैं वो ऑब्वियसली बिकेंगी. अब बिकेंगी तो उसको हम एड अप कर देंगे, ठीक है. सेकेंडली हम इनकम मेथड इसलिए निकालते हैं कि कई बार कुछ गुड्स की वैल्यू हम एड अप नहीं कर पाते, तो इनकम मेथड से जो लोग कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उसको हम एड अप करेंगे तो भी हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी. थर्ड वाला है एक्सपेंडिचर, उसकी छोटी सी ब्रीफ भी देता हूं. एक्सपेंडिचर में भी होता है कि इनकम भी कुछ लोग अपनी पूरी नहीं बताते. वी ऑल नो दैट राइट. लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं ब्लैक मनी रखने के लिए. तो अब ये मेथड भी थोड़ा खराब हो जाता है, तो हम एक और तरीका निकालते हैं, वो है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम कहते हैं जितना भी खर्चा हो रहा है वो लोगों की इनकम ही तो होगी, तभी तो खर्चे होंगे, तो उसको हम देश की इनकम में ऐड कर देते हैं. आई नो कि भैया तीनों मेथड में गड़बड़ हो सकती है, तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अब 3 मेथड हमने निकाले ताकि हम नेशनल इनकम को क्रॉस चेक कर सकें. तो इन दिस मेथड के बाद हमारा आता है ओनली फैक्टर इनकम इज एडेड इन द नेशनल इनकम. प्लीज ये ध्यान रखने वाली बात है, हम लोग सिर्फ फैक्टर इनकम ऐड करेंगे, हम ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं करेंगे. तो पहले तो फैक्टर इनकम होता क्या है, ट्रांसफर इनकम होता क्या है. सी फैक्टर इनकम होता है जब हम कोई काम करते हैं, उस काम के बदले हम जब कोई भी एक्सचेंज करते हैं गुड एंड सर्विसेज, मतलब एनीथिंग इन रिटर्न यू गेट, मतलब कुछ भी आपके बदले रिटर्न में कुछ मिलेगा, एनीथिंग यू गेट इन रिटर्न इज नोन एज फैक्टर इनकम. ट्रांसफर इनकम होता है वन साइडेड ट्रांजेक्शन, दैट्स अ वन साइडेड ट्रांजेक्शन. आपने पैसे दे दिया, आपको उसके बदले कुछ नहीं मिलना, उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं. इन दोनों के एग्जाम्पल्स लेते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है, सबसे पहले अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं, मुझे उसके बदले सैलरी मिल रही है, मैं उनको वर्क दे रहा हूं, वो मुझे सैलरी दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ मेरा फैक्टर इनकम. और ट्रांसफर इनकम क्या होगा कि भैया मान लो मैं बाहर चले गया रहने और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो मैंने अपने पेरेंट्स को पैसा ट्रांसफर कर दिया, सिर्फ उनसे मैं कुछ नहीं ले रहा उसके बदले, इसे ट्रांसफर इनकम कहते हैं. ट्रांसफर इनकम का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पेंशन. जब तक मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था मुझे सैलरी मिल रही थी, अब मैं रिटायर हो गया, गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, मैं कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उसके बदले मुझे फिर भी पेंशन मिल रही है. वन साइड गवर्नमेंट मुझे दे रही है, मैं उनको कुछ नहीं दे रहा, ठीक है ना. तो फिर ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रांसफर इनकम. हम नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम लेते हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं लेते. नेक्स्ट देखिए, इन दिस मेथड वी गेट एनडीपी एट एफसी. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हमारे पास आएगा एनडीपी एट एफसी.
हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए इस एनडीपी एक्ट एफसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एनएनपी एक्ट एफसी। नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। सबसे पहला आ रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। इन सबको एक साथ ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को। इसके बारे में आगे स्लाइड्स में है तो उस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका सबसे पहला टॉपिक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? लोगों को जो सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलते हैं, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। प्लीज ध्यान रखना, प्रोडक्टिव सर्विसेज दैट इज एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एनी प्रोडक्शन, मतलब कुछ नई चीज बने, एक्सचेंज बने, सिर्फ ट्रांसफर नहीं। ठीक है, इट हैज थ्री कंपोनेंट्स। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अभी होता क्या है देखिए, पहले वाला तो बिल्कुल ही क्लियर है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। अब वेजेस एंड सैलरी इन कैश क्या होता है कि भाई आप कंपनी के पास काम कर रहे हैं, कंपनी आपको उसके बदले पैसे दे रही है, तो वो आपका वेजेस एंड सैलरी इन कैश है। लेकिन इसके बाद कंपनी आपको और भी चीजें देखती है, जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब ये कैसे होता है? आप मान लीजिए कि आप वहां पे जा रहे हैं और उन्होंने आपको फ्री में एक घर दे दिया रहने के लिए। अब घर का रेंट तो बनता है ना भाई, पर आप तो दे नहीं रहे, तो वो रेंट क्या है? वो रेंट आपकी इनकम में ऐड होगा, तो दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। फ्री गार्डनर दे दिया। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो स्कूल में क्या होता है कि मेरे को मेरी स्कूल से सैलरी तो मिलेगी, और अगर जो मेरा बच्चा है वो स्कूल में जब पढ़ने जाएगा तो उसकी फीस भी माफ हो जाएगी। तो मेरी सैलरी तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश हो गया, जो फीस माफ हुई वो क्या हुई? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। क्योंकि अगर वो माफ ना हो, मान लो 30,000 रुपीज फीस है, तो 30,000 मेरे को देने तो पड़ेंगे ना, तो मेरी सैलरी तो एक्स्ट्रा ऐड होगी ना। तो 40 मुझे कैश में मिल रही थी, 30 मुझे काइंड में मिल रही थी कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस माफ कर दी। तो वो भी हम ऐड करेंगे इन सीओई, क्योंकि इनकम में वो भी ऐड होता है। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो होता है जो नौकरी पर रखता है, एम्प्लॉय वो होता है जो नौकरी कर रहा है। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है? देखिए, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स ना गवर्नमेंट पहले बहुत देती थी, पेंशन एंड ऑल दैट स्टफ, अब नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि भैया एक अकाउंट बना दिया है। एक एग्जांपल देते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम का, वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इस अकाउंट में क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है एम्प्लॉयर को कहती है कि भाई जो तुम इसको सैलरी दे रहे हो ना एम्प्लॉय को, उसमें से कुछ पैसा काट लो। जैसे मान लो मेरी सैलरी 40,000 थी, तो 2,000 रुपीज उसमें से कट हो जाएंगे। ठीक है, अभी 2,000 जब कट हो जाएंगे तो वो जाएंगे सीधा पीपीएफ अकाउंट में, मेरे नाम पे होगा वो पीपीएफ अकाउंट, उसमें 2,000 रुपए जाएंगे। और साथ में गवर्नमेंट ये कहती है, तो वो तो मेरी देखो सैलरी इन कैश से कटा था, ठीक है ना, वो मेरी सैलरी इन कैश में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि जितना आप एम्प्लॉय की सैलरी से काट के डालोगे, उतना एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा अपनी जेब से भी डालना पड़ेगा इन पीपीएफ अकाउंट। तो मेरे पीपीएफ अकाउंट में मेरी सैलरी 40,000, उसमें से 2,000 कटेगा, वो 40,000 मैंने इंक्लूड करी है पूरी कैश में, 2,000 कटेगा पीपीएफ अकाउंट में जाएगा, और 2,000 और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर डालेगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो वो 2,000 भी हम अपनी सैलरी में ऐड करेंगे। तो मेरी एक्चुअल सैलरी कितनी हो गई? 40 जो कैश में मिली थी, 2,000 जो कटा था ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है 40 में। फिर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का मेरे को 30,000 का बच्चे का स्कूल माफ हुआ था, 70 प्लस 2,000 एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से डाला, तो माय सैलरी बिकम्स टू 72,000। तो मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो गया? 72,000। अब इसको पूछा कैसे जाता है, इसके लिए वीडियो के एंड तक आपको देखना पड़ेगा, तब मैं आपको समझाऊंगा ये क्या ट्विस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारी रेंट। सी रेंट क्या है? रेंटल इनकम है। हमारे पास बिल्डिंग है, हमने किसी को रेंट पे दे दी, तो वो हमारी रेंटल इनकम हो गई। इट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम व्हिच अराइजेस फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड। रेंट इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट एंड इंप्यूटेड रेंट। व्हाट इज इंप्यूटेड रेंट? देखिए, इंप्यूटेड रेंट होता है कि मेरा खुद का घर है, मैंने किराए पे नहीं लिया हुआ, लेकिन मैं इस घर को किसी को दे सकता था ना रेंट पे, तो उसकी रेंटल वैल्यू मार्केट से एक अंदाजा लगाई जाती है और उसको ऐड कर दिया जाता है, उससे हम कहते हैं इंप्यूटेड रेंट। नेक्स्ट आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? समटाइम्स वी यूज सम पीपल्स नेम, हम किसी का नेम यूज करते हैं, किसी का बेनिफिट उठाते हैं, तो वो भी अगेन इसमें ऐड होगा, क्योंकि वो आपकी अगेन इनकम है। मैंने बिजनेस लाया हुआ है, आप चाहते हो मेरे नाम का बिजनेस आप चलाओ, तो चलाओ, मैं मना नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा भैया, मैं सारे काम तो नहीं देख सकता, लेकिन
आप मेरा नाम यूज कर रहे हो तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं लूंगा, उसे हम कहते हैं रॉयल्टी। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सबसॉइल एसेट्स, मतलब आपने अपनी एसेट भी दे दिया है, वो यूज हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ रेंट मिल रहा है या रॉयल्टी मिल रही है। नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हम सबको पता है भैया, लोन लेते हैं या देते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट कमाते हैं, राइट। हमने किसी को लोन दिया, हमारे को इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, अगर आपने वेले काम के लिए गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिए तो वह नहीं होगा। देखिए, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, देखो इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट जो देती है पब्लिक डेट पे, वो इंक्लूड नहीं होता। एंड इंटरेस्ट पेड बाय पीपल ऑन लोन्स टेकन फ्रॉम कंजम्पशन पर्पसेस, जैसे गाड़ी के लिए आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। वैसे क्यों नहीं होगा, वो बैंक के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अदर एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स। एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन लेती है और उसको हम अगेन उस इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी से लोन लिया था, अब मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो वो इंटरेस्ट आप अपने पीएनएल अकाउंट में एडजस्ट करोगे ना, तो इसलिए वो प्रॉफिट में ऑलरेडी आ जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रॉफिट। It is the reward to the entrepreneur for his contribution to business. Profit can be divided into 3 subheads. वो 3 अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। पहला है corporate tax. It is the direct taxes paid by the firm. गवर्नमेंट को, कंपनीज को टैक्स देना होता है 30% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, corporate tax. नेक्स्ट होता है डिविडेंड। जब आप कंपनी का प्रॉफिट करते हैं, शेयर होल्डर हैं, तो आपको उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। वो प्रॉफिट का हिस्सा आपको प्रॉफिट के नाम से नहीं, वो आपको डिविडेंड के नाम से दिया जाता है। So it refers to that part of profit that is paid to the shareholders as a share of profit. It is also known as distributed profit. Next है retained earnings. It is that part of profit which kept reserved for the future. हर कंपनी सोचती है यार आगे टाइम पे हो सकता है कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो कुछ पैसा वो अपने पास सेव करके रखती है, उसे हम कहते हैं retained earnings. It is also known as undistributed profit or savings of private sector. ठीक है, देखिए इसमें भी क्या ट्विस्ट है, वीडियो के एंड में रुकिए, आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट बाय द वर्कर्स एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस लाइक शॉपकीपर्स। इट अराइजेस व्हेन देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम व्हिच इंक्लूड वेजेस, रेंट एक्सेट्रा। कुछ लोगों की मल्टीपल जगह से इनकम आती है और वो इनकम इतनी मिक्स्ड अप होती है कि हम उसको अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हम सिंपल सा कहते हैं भाई आपकी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम मान लेंगे, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। अब ये मेथड कैलकुलेट कैसे किया जाता है हमारा एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई, जो हमने पहले पढ़ा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर रेंट, फिर रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। एक फॉर्मूला और है, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, देखिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को एक साथ जोड़ दो तो हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। नेक्स्ट देखें, कुछ आते हैं प्रिकॉशंस, हमें लेने होते हैं प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहला आता है ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। प्लीज ध्यान रखना, ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया सेकेंड हैंड गुड जब पहली बार बनाया था ना तो उसकी वैल्यू इंक्लूड हो गई थी, उसको दोबारा ऐड करने की जरूरत क्या है। जब मैंने एक गाड़ी खरीदी इस साल में, तो इस साल में ऐड हो जाएगी ना। अब मैं दोबारा उसको बेचूंगा तो वो कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी ना बन रहा है, वो तो पुराना प्रोडक्ट ही बिक रहा है, तो इसलिए वो इंक्लूड नहीं होगा। हाउएवर अगर मैंने कोई इस पे कमीशन या ब्रोकरेज दी है तो वो कमीशन या ब्रोकरेज जरूर ऐड होगी, क्योंकि दैट इज न्यू, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स एक्सेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेड। Why it will not be included? क्योंकि भैया ये एक फाइनेंशियल एसेट्स हैं, these are nothing but a mere paper claim, nothing else। ये कागज सिर्फ ये बताता है कि आप कंपनी के प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं। हाँ, हम इसको बेच जरूर सकते हैं, लोग कहेंगे अरे यार सर आप क्या कह रहे हैं, वैल्यू बढ़ती है शेयर की, लोग बेचते हैं, कमाते हैं प्रॉफिट, करेक्ट, बट वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन टू अदर पर्सन टाइटल ट्रांसफर करने का है, उसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। प्लीज ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विनफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी। विनफॉल गेन्स नहीं यूज होते। व्हाट आर विनफॉल गेन्स? आपने एक लॉटरी की टिकट ली, आपकी लॉटरी की टिकट लग गई और आपको बहुत सारे पैसे मिल गए, तो आप कहोगे ये मेरी इनकम है, नहीं है।
आपने इसमें क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी? कुछ नहीं करा, आपकी तो किस्मत थी, लक लगा। आप कहोगे नहीं सर वो उठ के गया, उसने टिकट ढूंढी, लक के लिए उसकी टिकट लगी, लक के लिए टिकट लगी, दिस इज लक, दिस इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट इज imputed value of services provided by owners of production units will be included। imputed value क्या होता है कि भैया आपने मेरी फैक्ट्री यूज कर रहे हैं, वो फैक्ट्री की वैल्यू जो है वो ऐड होगी। जैसे मैं ये बना रहा हूँ, माउस बनाता हूँ मैं ये, और ये मेरी ही प्रोडक्शन है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू तो ऐड होगी। सिमिलरली मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं उसका रेंट नहीं दे रहा, पर उसकी रेंटल वैल्यू तो ऐड होगी ना। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप और मैं मिलकर बिजनेस खोलते हैं, और वो आपकी जगह थी, आपका ऑफिस था, आपकी लैंड थी, और हमने प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपीज। अब क्या हम प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देंगे 1 लाख 1 लाख? नहीं, आप क्या बोलोगे, सर जगह मेरी थी, इस जगह को अगर मैं यूज ना करता तो रेंट पे दे सकता था, तो रेंटल इनकम माइनस करो ना, और फिर जो बचेगा, मान लो था 50,000, आपने 50,000 इनकम माइनस करोगे प्रॉफिट में से, 1,50,000 बचेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे इक्वली 75,000। तो ये जो 50,000 आपने माइनस किया, वो आपने क्या किया, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज, तो दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट, payments out of past savings are not included in the national income as they are not generated in the current year। आपके पेरेंट्स के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, तो वो उनकी वेल्थ थी, जब उन्होंने वो वेल्थ कमाई थी, जब भी उन्होंने वो इनकम कमाई थी, वो उस ईयर के इनकम में ऐड हो गई थी। अब वो वेल्थ एकदम से आपको मिल गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये वेल्थ हम न्यू जनरेट हुई है जो हम ऐड कर देंगे, नहीं, विल नॉट ऐड इट, ठीक है। जैसे कि डेट, ड्यूटीज, वेल्थ टैक्स हम ऐड नहीं करते। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम होती है फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम उसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते। अगर टैक्सेस इंक्लूड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ेगा। हर गवर्नमेंट के अपने अलग अलग टैक्स रेट हैं, हर देश के अपने अपने टैक्स हैं, तो ऐसे तो हम देश को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई एवरी कंट्री सेज कि भैया टैक्सेस पे नहीं करेंगे, विदाउट टैक्सेस नेशनल इनकम को कंपेयर करेंगे। अब देखते हैं कि ट्विस्ट आता कैसे था। देखिए, लेट्स कम बैक टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्वेश्चन में ट्विस्ट कहां आएगा? सबसे पहले ट्विस्ट आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, वो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे देंगे और 2 पार्ट, इनमें से कोई भी 2 पार्ट्स दे देंगे, जैसे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अरे भाई, अगर सीओई दिया हुआ है तो मैंने बाकी लेना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैं सिर्फ सीओई लूंगा, ठीक है। तो पहला ट्विस्ट वो ये करते हैं कि आपको सीओई दे देते हैं और ये भी दे देते हैं, ठीक है। इसमें और कोई ट्विस्ट उनसे नहीं होता, एक सिंपल सी चीज है, बच्चों को बस ध्यान देना है कि सीओई दिया है तो बाकी नहीं चाहिए, सीओई नहीं दिया तो बाकी ढूंढो पहले बैठ के। बच्चा गलती एक और ये करता है। अभी ये आ गया आगे क्वेश्चन में, क्योंकि मल्टीपल चीजें देते हैं आपको, कंफ्यूजन के लिए एक्स्ट्रा आइटम्स देते हैं क्वेश्चन में, तो बच्चा कहता है चलो जैसे जैसे आता जाएगा मैं ऐड करते जाऊंगा। डोंट डू दैट। जब आपको पता है कि ये वेजेस एंड सैलरीज इन कैश है, मुझे बाकी चीजें चाहिए, तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन के अंदर बाकी पार्ट्स को ढूंढिए, ठीक है, तो आपसे गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, रेंट के अंदर कोई ट्विस्ट नहीं होता, सीधा सीधा दिया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कभी कभार बस ये होता है रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को दोनों अलग अलग लिखे तो हम ऐड कर देंगे, एक साथ दे देंगे तो सिंगल वही वैल्यू ले लेंगे बस। नेक्स्ट, रॉयल्टी का अगेन इसी के साथ रेंट के साथ ही मिक्स आता है, या अलग से एक सिंपल सा वर्ड लिखा होता है रॉयल्टी। सेम गोस फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का भी कोई ट्विस्ट नहीं होता, आपको सीधा सीधा दिया होता है, इसमें भी देयर इज नो ट्विस्ट, तो डोंट वरी अबाउट दैट। टर्मोलॉजी अलग यूज कर लेते हैं, वो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट, अगला ट्विस्ट आता है प्रॉफिट में। प्रॉफिट में क्या होता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स की जगह लिख देते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स लिख देते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। भाई एक ही बात है, वो कॉर्पोरेट टैक्स हो या कॉर्पोरेशन टैक्स हो। नेक्स्ट, डिविडेंड तो डिविडेंड ही रहता है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं आता अगेन। एंड रिटेन अर्निंग्स को वो अलग अलग नाम से लिखते हैं, जैसे कि रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट्स और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब रिटेन अर्निंग्स के अलग अलग नाम हैं। अब इसमें भी ट्विस्ट सेम सीओई की तरह होता है, या तो आपको प्रॉफिट पूरा दे देंगे और साथ में 2 आइटम्स दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, या वो क्या करेंगे, वो आपको 3 आइटम्स देंगे अलग अलग, आप ऐड करिए। तो अगर सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट के साथ बाकी भी दिए हुए हैं तब भी सिर्फ प्रॉफिट, वो कंफ्यूजन के लिए दे रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिक्स्ड इनकम में कोई ट्विस्ट नहीं होता हमारा, और कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड था, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये मेरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यार, फ्रेंड्स को बताओ, लाइक करें, देखें यार। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे आफ्टर एक्सपेंशन मेथड। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर, और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स और कजन्स को बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर देम। मैं 10th क्लास के एसएसटी की वीडियोस भी नेक्स्ट डालने वाला हूं।
I hope you like this. Thank you so much. Bye. Take care.